Nazi never used a kill word in his communication except special treatment. Mass killing जो वर्ड हिटलर ने यूज करा था, मास किलिंग, उसको एक एज अ कम्युनिकेशन में यूज करा जा रहा था एंथुजिया और स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सॉल्यूशन। लार्ज नंबर पे लोगों को मारा जा रहा था, गैस चैम्बर में इन्हें डाला जा रहा था। इस कहानी में हम जानने वाले हैं हिटलर का राइज और उसकी क्रूरता। तो उसको जानने से पहले हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हुए जाएंगे दो फेजेस में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइज ऑफ हिटलर और नाजी आइडियोलॉजी, स्कूलिंग ऑफ नाजीज। वर्ल्ड वॉर वन के समय क्या होता है कि वर्ल्ड पूरी तरह से दो पार्ट में बढ़ जाता है, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में होते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, और अलाइड पावर में होते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। जब इन दोनों में युद्ध छिड़ा जा रहा था तो रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्टार्टिंग में हार रहा था, बट उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई और जर्मनी को डिफीट कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। स्टार्टिंग में जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था फ्रांस और बेल्जियम को, बट लेटर जब यूएस की एंट्री होती है नवंबर 1918 में, तो जर्मनी लॉस्ट कर जाता है अपनी फाइट को। और जैसे ही जर्मनी अपनी फाइट को लॉस्ट करते तो मोनार्की से एक वीमर रिपब्लिक जर्मनी में पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। जिस वीमर रिपब्लिक को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था, उसके पीछे दो रीज़न थे। पहला, एक तो वहाँ का डेमोक्रेसी, वहाँ की डेमोक्रेसी फ्रेजाइल और न्यू आइडिया की थी जो लोगों को वहाँ के पसंद नहीं आती थी। और सेकेंड की वीमर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एक्सेप्ट कर ली थी। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स क्या है और डेमोक्रेसी फ्रेजाइल की थी और लोगों को पसंद क्यों नहीं आई थी, तो उसको हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। और अब मैंने आपसे बोला था कि डेमोक्रेसी फ्रेजाइल और एक न्यू आइडिया की थी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी और लोग एज अ डिक्टेटरशिप की तरफ जाना चाह रहे थे। तो डेमोक्रेसी, आई रिपीट, डेमोक्रेसी क्यों फ्रेजाइल आइडिया की थी और इनहेरेंट्स क्या थे? तो उसके दो मेन इनहेरेंट्स थे। एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला था और एक आर्टिकल 48 था। आर्टिकल 48, इस आर्टिकल में कहा गया था अगर कोई प्रेसिडेंट पावर में है तो वो उस आर्टिकल के थ्रू सिटीजन्स के राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस सब खत्म कर देता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में पावर में नहीं आ सकती, कोलिएशन से आती है, जिससे मेजर इशू या डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। और वीमर रिपब्लिक बनती है तो वो 20 टाइम डिसॉल्व हो जाते हैं 239 डेज के अंदर बाय द प्रेसिडेंट। मतलब कि वीमर रिपब्लिक में जो कोलिएशन से रिप्रेजेंटेटिव आए थे तो वो खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और 20 टाइम डिसॉल्व हो चुकी थी वो। और ट्रीटी ऑफ वर्सेल, मैंने वर्ड यूज करा था ट्रीटी ऑफ वर्सेल, जिससे लोगों ने वीमर रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वीमर रिपब्लिक ने ट्रीटी ऑफ वर्सेल एक्सेप्ट कर ली थी। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्सेल है क्या? जब जर्मनी हार जाती है तो वीमर रिपब्लिक को कुछ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, द वर्ड यूज आई एम ट्रीटी ऑफ वर्सेल, इसमें कहा गया था जर्मनी लॉस्ट इट्स ऑल ओवर द ओवरसीज कॉलोनीज 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड 30% ऑफ इट्स टेरिटरीज। 26% of coal and 76% of iron mining was occupied by the France, Belgium and Denmark। और जर्मनी की पावर को कम करने के लिए अलाइड पावर ने जर्मनी की मिलिट्री को डीमिलिटराइज कर दिया था। मतलब जर्मनी के पास अब खुद की कोई मिलिट्री नहीं थी, वो फाइट ही नहीं कर सकता था ताकि वो अपना बदला अब जर्मनी से वापस ले सके। अलाइड पावर ने जर्मनी को इसके रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया और जर्मनी से कहा कि अब इसका भुगतान करो। जो बना था पूरा आई थिंक 6 मार्क बिलियन, और वॉर गिल्ट क्लोज हो चुका था। और जो एक जर्मनी का एक राइनलैंड नाम का एक एरिया था जो पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया था, वो फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो इफेक्ट्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जर्मनी पे, उस समय क्या था कि जो आर्मी ऑफिसर्स थे तो उस समय उनको अपर दिया जा रहा था सिविलियन से, और मर्द जो थे वहाँ के मैंस जो थे उन्हें बोला जाता था कि मस्कुलर एग्रेसिव उन्हें रहना है, और उन्हें एक प्रोपेगेंडा सिखाया जा रहा था डिक्टेटरशिप का। यहीं से एक तो ये वीकर पॉइंट था जिससे हिटलर राइज में आता है। अब जैसे जैसे इस पार्टी बढ़ती जाती है तो वो फ्री क्रॉप्स ऑफ वेंटर्स को लगाते हैं उनके पीछे और उन्हें खत्म कर देते हैं, और ये पॉलिटिकल इफेक्ट्स थे वो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। बट अब बात आती है मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई रिपीट, मेन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक इफेक्ट्स। तो इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? जो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपनी लड़ा था वर्ल्ड में, तो उसने जो उसके
आर्मीज ऑफिसर थे, जो उनकी सैलरीज थी, जो उनकी मिलिट्री सामान था, उन सबको एक ऐसा लोन के ऊपर लिया था और उससे फाइट कर रहा था। अब लोन लिया है तो उसे पे भी करना पड़ेगा, तो जब जर्मनी पे करने पे आया तो वो रिफ्यूज हो चुका था, उसके पास कुछ था ही नहीं पूरा। तो उसको रिकवर करने के लिए फ्रांस ने जर्मनी का एक और इंडस्ट्रियल एरिया रूर ऑक्यूपाई कर लिया था। मतलब फ्रांस ने अभी तक जर्मनी के 2 एरिया ऑक्यूपाई कर लिए थे। अब इसी को रिकवर करने के लिए जर्मनी ने क्या है, ओवर सर्कुलेशन कर दी नोटों की, पैसा जल्दी जल्दी छापने लग गया। अब जो आप सोचते हो कि इंडिया में गरीबी है तो ज़्यादा पैसा छाप लेते हैं और लोगों की मदद कर देते हैं, बट जैसे ही जर्मनी ने ज़्यादा पैसा छापा तो एक ओवर सर्कुलेशन हो गई और एक ब्रेड को लेने के लिए भी पूरा बैग भर के पैसे ले जाने पड़ रहे थे, जिससे जर्मनी की जो इकोनॉमी थी पूरी डाउन हो चुकी थी। और आई थिंक जुलाई में, उस साल जुलाई में $1 की जो वैल्यू थी वो 9 अरब समथिंग पहुंच चुकी थी जर्मनी मार्क में। और इसी को कहा गया है हाइपर इन्फ्लेशन। अब मेन रोल क्या है अमेरिका का, जब इतना इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है जर्मनी में, तो अमेरिका ने क्या करा, तो अमेरिका ने अवेज प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया जर्मनी में। तो जर्मनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी अमेरिका के थ्रू आती थी। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो होता है वो फॉल हो चुका था, मतलब 1929 में फॉल हो चुका था। तो उस समय पे जो जर्मनी और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड थे तो 40% रिड्यूस हो चुका था, और 40% रिड्यूस हो चुका था, और 13 मिलियन ट्रेडर्स ने अपने शेयर मार्केट से वापस बाहर निकाल लिए थे, जिससे वॉल स्ट्रीट में और डिप्रेशन हुआ। और अमेरिका की जो इकोनॉमी थी 1929 1932 में वो आधी हो चुकी थी। और आधी होने के बाद अब अमेरिका सोच चुका था कि अब वो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एग्जैक्टली द वर्ल्ड वॉर 2। जर्मनी के लोग अब क्रिमिनल बन चुके थे, उन्होंने अपना लिया था क्रिमिनल बनना ताकि पैसे कमा सके, चोरी डकैती। और कुछ लोग जो अपर क्लास के थे, जो मिडल से अपर क्लास के जो लोग होते हैं, वो एक पॉलिटराइजेशन में आ चुके थे, मतलब कि अपनी क्लास को खो देने का, मतलब पैसा कम जा रहा है तो गरीब बन सकते हैं, तो उसको खो देने का एक वर्ड दिया गया पॉलिटराइजेशन, जिससे उनको एक डर बैठ चुका था। अब राइज होता है हिटलर का। अब हिटलर राइज होता है, हिटलर बोर्न होते हैं 1889 में ऑस्ट्रिया में, और वो एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, जर्मनी वर्कर्स पार्टी, जिस पार्टी को उन्होंने एक सब्सिक्वेंटली टुक ओवर ले लिया था और फिर उसका नाम बदल दिया था नाजी पार्टी, जिसको हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। और ऑफिशियली उसका नेम था द नेशनल सोशलिस्ट एंड जर्मन वर्कर्स पार्टी, द नेशनल सोशलिस्ट एंड जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो नाजी जब स्टार्टिंग में पार्टी में आए थे तो उस समय इतना इफेक्ट नहीं था जर्मनी में पूरा 1930 के समय पे, बट जब इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन में 37% वोटर्स का दिल जीत लेते हैं और 30% मेजोरिटी के साथ वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं अपनी। अब हिटलर लोगों को पसंद क्यों आया था, एक तो उनके वर्ड्स, पैशन और उनकी स्पीच, लोगों उनकी स्पीच और पैशन से अट्रैक्ट हो जाते थे। और उनकी 3 से 4 ऐसे प्रोमिस थे, जैसे डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल को बढ़ाना, ट्रीटी ऑफ वर्सेस का बदला लेना, जॉब्स प्रोवाइड करवाना, लोगों की हेल्प करना, और मास मोबाइलाइजेशन करा जा रहा था, लोगों में रैलीज निकाली जा रही थी। और उनका सिंबल था स्वास्तिक, उल्टा स्वास्तिक था, बट स्वास्तिक था जो एक रेड फ्लैग पे होता था जिसको सब सल्यूट करते थे। वो ऐसे सल्यूट नहीं करते थे, वो ऐसे सल्यूट करते थे। अब आपने सोचा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि डिक्टेटरशिप नहीं थी जर्मनी में, वीमर रिपब्लिक आई थी, डेमोक्रेसी थी। बट जब हिटलर आता है तो उसने डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। जब 30 जनवरी 1933 को जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं बाय द चांसलरशिप ऑफ हिंसबर्ग, तो वो डिसाइड करते हैं कि अब टाइम आ चुका है डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का। तो वो 5 डिग्री ऑफ 23 फरवरी को लाते हैं, जिससे लोगों के राइट्स छीन लिए जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को सप्रेस कर दिया जाता है, और 3 मार्च को एक और आर्टिकल ला देते हैं जिससे वो डेमोक्रेसी को हटा चुके होते हैं और डिक्टेटरशिप लागू कर चुके होते हैं। अब इतना सब कुछ हो चुका है और जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो पूरी गिर चुकी थी, तो उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने एक इकोनॉमिक्स को अपॉइंट करा, हजलमर सचेत। जो फंड था वो स्टेट से आ रहा था, लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था जिससे ये फंड आ रहा था। अब हजलमर ने एक इकोनॉमिक ने एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट यूज करा, रोडों पे हाईवे बनवा दी जिससे जर्मनी के रोड भी अच्छे होंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जो वॉल्क्सवैगन एक कार का नाम है, कार कंपनी का नाम है, वो भी जर्मनी में उस समय स्टार्ट हो चुकी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि वो वहां से भी एक रेवेन्यू अर्न कर सके। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि गिल्ड, जब वॉर गिल्ड क्लोज हुआ था तो उस समय जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया था। तो उस समय जो एक यूनियन थी, नेशनल यूनियन, उससे जर्मनी बाहर निकल चुका था। और 1930 में उसने पोलैंड को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी कवर करने लग गया था, उनके खिलाफ भी एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी। अब 1940 में एक थ्री पार्टी साइन होती है जापान, इटली और जर्मनी में, ताकि वो हिटलर की पावर को पिनैक्ले कर सके, मतलब और बढ़ा सके।
बट जब 1941 में जब रशिया के ऊपर सोवियत यूनियन यूएसएसआर के ऊपर हमला कर देता है, तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही उसने अब फ्रांस से लड़ाई छेड़ दी थी, पोलैंड से लड़ाई छेड़ दी थी, ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई छेड़ दी थी, और एक साइड बची थी, फोर्थ साइड यूएसएसआर, सॉरी आई रिपीट, रशिया, यूएसएसआर। अब उसने उससे भी लड़ाई छेड़ दी, अब वो चारों तरफ से घिर चुका था, और जापान ने उसकी हेल्प करने के लिए अमेरिका के पील हार्बर पर हमला कर दिया था, जिससे अमेरिका ने बदला लिया और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उसने अपने एटॉमिक बॉम्ब द लिटिल बॉय छोड़ दिए, जिससे जापान भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसने सरेंडर कर दिया था। और फिर जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया था, बट जर्मनी को वापस से इसका पे करना था। तो क्या थे, कैसे थे, लोगों का क्या वर्ल्ड वॉर था। तो जो हिटलर था वो एक नैरो माइंडेड बोल सकते हैं हम उसे, क्योंकि वो एक रेशियल हिनार्की था, उसमें कोई इक्वलिटी नहीं थी लोगों के बीच में। वो जो जर्मन आर्यंस थे, जो ब्लॉन्ड आइज और लॉन्ग हेयर्स को पसंद करता था, और जो जूस और इजिप्ट्स थे उनको मारना चाहता था, उनके चैम्बर्स में डालता था। और उसका एक वर्ड हम मतलब एक चीज़ बोल सकते हैं कि वो ये सोचता था कि अगर प्रॉब्लम को मैं ख़त्म करना है तो उस प्रॉब्लम को जड़ से मार दो। उसने लोगों को जड़ से मार दिया। उसको समझा कि जूस एक प्रॉब्लम है, तो उसने उनको चैम्बर्स में, गैस चैम्बर्स में डाल दिया। उनके कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए, मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इस फोटो में उनके कपड़े ऐसे डाल दिए गए थे, लाशें पड़ी थी, ये सब हो रहा था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, अब ये बात आती है कि अब उसने ऐसे करा क्यों था और कैसे करा था। तो जब हिटलर नाजी पार्टी पावर में आती है तो वो लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है, अपने कमिटमेंट पूरी करने लग जाती है, फिजिकली उनको एलिमिनेट कर रही थी अनडिजायरेबल्स को। अब मैंने जो वर्ड यूज़ करा था, नाजी नेवर यूज द वर्ड किल, इट यूज स्पेशल ट्रीटमेंट। जब नाजी लोगों को चैम्बर में मारते थे तो वो कभी वर्ड यूज़ नहीं करते थे एज अ किलिंग, मास मोबिलाइजेशन, लोगों को मारना। वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, एंथ्रोजिया, ये सब यूज़ करते थे। और अभी सब हमें पता कैसे चला? अभी हमें पता चला था पास्टर निमोलर की बुक से, चार्लोटे बिराट की बुक से, द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम सी, जिसमें उन्हें ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और पास्टर निमोलर ने यह भी कहा था कि जब जूइस उनके आसपास पड़ोसियों को मारने आते थे तो उनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने जूइस को बचा सके या उनकी हेल्प कर सके, बट अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ बुक में लिखा और आज ये हमारे सभी के सामने है। और महात्मा गांधी, जो हम सभी उनको जानते हैं, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था हिटलर को ताकि वो ये सब बंद कर दे, बट रिस्पॉन्स नहीं आया था। और आपको क्या लगता है कि हिटलर ने सही करा या गलत करा, या उसकी पावर अच्छी थी या नहीं, और यहाँ हिटलर ही हरियाणवी था? वो सब आपकी राय कमेंट्स में बताएं। और ऐसी डीप रिसर्च के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी डीप रिसर्च आपको और कहीं नहीं मिलने वाली इस हिटलर के बारे में।